हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके सामने इंडिया फ्रांस रिलेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा। इसका कंटेक्स्ट है कि रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी 3 डे की विजिट्स कंक्लूड की है और इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए जो दो कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है। तो ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इंडिया फ्रांस रिलेशंस द हॉरिजन 2047 रोड मैप। तो जो दो देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनके जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने 2047 के लिए एक विजन रोड मैप तैयार किया है, ठीक है ना। और खास बात है इसकी, इफ आई टॉक अबाउट देन इवेंट क्या था, जो ऐसे मैंने कहा आपसे कि 3 डे की जो ऑफिशियल ट्रिप थी उस पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया आए थे। एजेंडा क्या था कि वो इंडिया में भी आप देखिए हाल ही में ग्लोबल एआई समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है ना। उस समिट को भी अटेंड करने आए थे, ठीक है ना। जो बिग डील है द अनाउंसमेंट ऑफ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। हालांकि ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप ये नोट्स ले लीजिएगा। और कोशिश की गई है मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा कि आपको क्रक्स नोट्स मिल जाएं, क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स को रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत कुछ लेते हैं मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, बट एग्जाम टाइम में हम लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो रिवाइज कैसे करें। और एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आपके आंसर में ना कीवर्ड होना चाहिए। तो आप इस लाइन को जरूर ध्यान रखना कि अब इंडिया और जो फ्रांस की रिलेशनशिप है वो कैसी हो चुकी है, नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिक, खाली स्ट्रेटेजिक नहीं है, वो हो चुकी है स्पेशल ग्लोबल। तो देखिए क्या वर्ड ऐड हो गए, स्पेशल ऐड हुआ एक तो आपका, और ग्लोबल अभी ग्लोबल लेवल की हो चुकी है। तो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है ना। इसको याद रखना, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है मेरे नोट्स में, पीपीटी में, मेजर आउटकम, ठीक है ना। फिर की एक्शन क्या है, क्या मेजर एक्शन ही लेने वाले हैं, एडॉप्शन ऑफ द हॉरिजन 247 कि 2047, देखिए जब 2047 में इंडिया अपने आजादी के 100 साल सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो उससे लिंक करते हुए हम इंडिया फ्रांस के रिलेशन को कहां ले आना चाहते हैं, उसका एक विजन तैयार किया गया, ठीक है ना। तो एक रोड मैप, आगे देखते हैं। डी कोडिंग हॉरिजन 247, ये जो हॉराइजन है 240 2047, राइट। इसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं 2047 में, जैसे मैंने कहा जब हम 100 साल अपनी आजादी के सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस समय हम इस रिलेशनशिप को कहां ले आना चाहते हैं। तो विजन क्या है, सोवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो हम अपनी सोवरेनिटी के लिए क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है, टू मेंटेन द सोवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। हमें अपनी इंडिपेंडेंस को, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उसको भी मेंटेन करना है। आप देखते हो जैसे इस समय करंटली क्या होता है कि ट्रम्प का टाइम चल रहा है वर्ल्ड में, आप देखते हो कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग जो है, कहीं ना कहीं ट्रम्प ग्लोबल ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ग्लोबल लीडर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे में अपनी डिसीजन मेकिंग को इंडिपेंडेंट रखने के लिए कई कंट्रीज को, जैसे कि रशिया से ऑयल लेना है या नहीं लेना है, इंडिया यूरोपियन यूनियन हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, हमें अमेरिका से भी अगर डील करनी है, ऐसे भी हाल ही में हमने अपनी ट्रेड डील कंक्लूड की है। हालांकि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कंप्रोमाइज कर दिया, कहीं ना कहीं डील एक तरह से इंडिया का कंप्रोमाइज है, सरेंडर है। जो अपोजिशन है, हमारे जो लीडर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया ने सरेंडर किया। बट अब हमें इसमें नहीं जाना है कि सरेंडर किया नहीं किया, क्योंकि ये फ्यूचर बताएगा कि वास्तव में जो हमने डिसीजन लिया वो किस हद तक है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्या करना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी मेंटेन करना है, और फ्रांस हमें उसमें कैसे हेल्प कर सकता है ये हमें देखना है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी की। तो आपको पता है इंडिया की जो ज्योग्राफी है, हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे रीजनल टर्मोइल है। आप देखो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, वहां पे भी अभी न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, अब पता चलेगा कि नई सरकार कैसा परफॉर्म करती है तारिक रहमान की, ठीक है ना। पाकिस्तान एज यूजुअल अनस्टेबल, श्रीलंका में भी आपको पता है कि अभी थोड़ा सा
ठीक हुआ है। उसके अलावा चाइना से हमारा एक कंटिन्यूअस टसल रहता है ना, बॉर्डर क्लैशेस को लेके, इकोनॉमी को लेके, और भी चीजें हैं, है ना, ये सब चीजें। तो ऐसे में रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए जो इंडियन ओशियन है उसमें फ्रेंच के बेसिस हैं, फ्रांस की टेरिटरी भी है, आपने सुना होगा रीयूनियन आइलैंड्स के बारे में, तो फ्रांस का वहां पे एक कंट्रोल है, तो इंडिया को इंडियन ओशियन में फ्रांस एक स्टेबिलिटी में हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अनवेवरिंग फ्रेंडशिप मींस ऑल वेदर टाइज, है ना, कि मींस ना सदाबहार दोस्ती को मेंटेन करना है, हम हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो इस पर आप देखो 1998 में हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई थी, तो इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशनशिप थी, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसकी शुरुआत आपकी 1998 में हुई थी और 2023 में इसके 25 साल सेलिब्रेट किए गए थे। अब जो अगले 25 साल है उसका रोड मैप तैयार किया गया है, जो हमारा विजन है हॉराइजन 2047 की, मींस 2023 से 2047 तक जो अगले 25 साल हैं उसमें हम इस रिलेशनशिप को कहां ले आना चाहते हैं। तो हमने सिल्वर जुबली ऑलरेडी मना ली है, अब हम गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना, तो उसका प्लान तैयार किया गया है। फिर आप देखते हो कि की टेक अवेज एंड एग्रीमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, एक आइडिया दिया कि रिलेशनशिप कैसे इंपॉर्टेंट है, अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि की टेक अवे क्या है, और ये डायरेक्ट आपके क्या है, आपके क्वेश्चन एंड आंसर है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ये मेंस में भी आ सकता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, और सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, आप इतना अपने आंसर में मेंशन कर दोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं, इनोवेशन की बात करें तो लॉन्च ऑफ ईयर ऑफ इनोवेशन एंड इनोवेशन नेटवर्क, इसकी बात की गई है। हेलीकॉप्टर्स, तो HI-25 फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया, कहां पर, वेमागल कर्नाटका में। तो कर्नाटका में एक हेलीकॉप्टर असेंबली का उद्घाटन किया है ना, यहाँ पे हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होंगे, असेंबल होंगे, ठीक है ना। डिफेंस डायलॉग की बात हो रही है, तो आपको पता है कि फ्रांस हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, ठीक है ना। तो अब हर साल क्या हुआ करेगा, एनुअल डायलॉग होगा डिफेंस को लेकर, जिसमें हम क्या करेंगे, अगले 10 साल के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना, जो अपनी रिलेशनशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप, उसको अगले 10 साल के लिए क्या करेंगे, रिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना, यहाँ पे आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है, 10 का कर देगी 20 या 5, तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 10 ईयर, और ये एनुअल डायलॉग अब शुरू हो, ठीक है ना, जिसको अगले 10 साल के लिए हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब ठीक। डिप्लोमेसी में क्या है, न्यू कंसुलेट एक्सपेंशन अनाउंस्ड, तो देखिए अब नया कंसुलेट कहां आएगा, ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है ना, कंसुलेट, ताकि जो दो कंट्रीज हैं उनके जो बीच में सिटीजन्स हैं, है ना, रिलेशंस को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए कंसुलेट का, एम्बेसीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसी पे इन्होंने विचार किया है ना, अनाउंस किया है। अब देखते हैं किस जगह खुलेगी ये मैकेनिज्म, एनुअल फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग, ठीक है ना, तो एंगेजमेंट होगा मिनिस्टर लेवल का, कौन से मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का, टू एस्टेब्लिश एंड रिव्यू द रोड मैप। तो ये लोग क्या करेंगे, जो 2047 का जो हॉराइजन है उसको रिव्यू करेंगे फॉरेन मिनिस्टर की, हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो बेसिकली ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। देन आप देखते हो कि अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल फाउंडेशन की, जो हमारी जो दोस्ती है, हमारे जो टाइज हैं, रिलेशनशिप है, वो ट्रेडिशनली 3 पिलर्स पे डिपेंड है। क्या क्या है, डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा, क्योंकि आप देखते हो राफेल हम ले रहे हैं फ्रांस से, फ्रांस पहले भी हमको कई सारी सबमरीन प्रोजेक्ट में हेल्प कर चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। स्पेस में जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी और जो हमारी इसरो है, काफी प्रोजेक्ट पे इन्होंने मिलकर काम किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। तीसरा सिविल न्यूक्लियर डील, तो आप देखते हो जैसे जैतपुर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो फ्रांस इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील में भी काम करता है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसपे हम काम करते आए। अब बात है कि नए एरियाज क्या हैं, कहां पर हम आगे और ग्रो कर सकते हैं साथ साथ, तो वो क्या क्या है आपके, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी हमने देखा था, रीजनल स्टेबिलिटी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, आप देख रहे हो कि लगातार, और इंडिया ने अभी एआई समिट भी होस्ट किया, और इंडिया में जो यूजर्स हैं, खासकर आपके टेक्नोलॉजी यूज करने वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रहे हैं, है ना, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। फिर काउंटर टेररिज्म, तो ये न्यू एरियाज हैं जहां पर हम फर्दर क्या कर सकते हैं, टाइज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1998 में इंडिया का पहला जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है किसके साथ हुआ था, फ्रांस के साथ, ठीक है ना। देन
अगर हम डिफेंस की बात करें, हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए या मेंस में आप देख सकते हो। तो ऐसे मैंने कहा कि डिफेंस हमारा इंपॉर्टेंट पिलर है, डिफेंस, राइट। तो आप देखो जेट्स, तो हमने आईएएफ ने 36 राफेल लिए थे। अभी आप देखो लगभग 100+ राफेल की डील कंक्लूड की गई है। हम और प्रोक्योर करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करेंगे। तो आप देखिए नेवी को भी आपके मेरीन राफेल मिले हैं, ठीक है ना, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है। सबमेरीन मिले हैं, देखिए तो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन बिल्ट इन इंडिया। और लेटेस्ट की मैं बात करूं तो आईएनएस वगशी, आईएनएस वगशी जो लेटेस्ट है। तो आप देख सकते हो एक राफेल का इमेज यहां पर है, एक आपके सामने प्रोजेक्ट P-75। तो एक चीज याद रखना आप लोग कि यूपीएससी की आदत है इस तरीके की कीवर्ड्स या कोड्स को पूछने की कि भाई प्रोजेक्ट P-75 क्या है, और ऑप्शन दे देगा प्रोजेक्ट P-75 ड्रोन बनाने का प्रोजेक्ट है ना, या राफेल बनाने का प्रोजेक्ट है, या ये कोई वैक्सीन बनाने का प्रोजेक्ट है। तो ये वैक्सीन नहीं है, ये क्या है, सबमेरीन का प्रोजेक्ट है। इस तरह के कीवर्ड्स पे ध्यान, और किसके साथ है, फ्रांस के साथ। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देगा, बोलेगा जर्मनी, है ना, यूएस। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। राफेल तो चलो पॉपुलर हो ही गया है ना, बच्चा बच्चा जानता है राफेल के बारे में आजकल, बट बाकी चीजें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया अब जो हमारी रिलेशनशिप है डिफेंस की, ये देखो ट्रांसफॉर्म कर रही है। पहले हम खरीदते थे, पहले हम क्या थे, बायर थे। अब हम क्या बन गए, को क्रिएटर, को क्रिएटिंग। क्योंकि आप देखो जो हमारे पीएम है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसका फोकस किस पे है, उसका फोकस है मेक इन इंडिया को बूस्ट करना, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो फ्रांस उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया फ्रांस क्या कर रहे हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, ठीक है। आप देखते हो इसी तरह से हमने रशिया के साथ क्या डेवलप किया, ब्रह्मोस को। और आप देखो ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कब, ऑपरेशन सिंदूर में। और फ्रांस की भी कई जो टेक्नोलॉजी है, फ्रांस के जो कई सारे इक्विपमेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी काफी मदद भी की थी। वो बात अलग है कि राफेल को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि कितने राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने, है ना, या राफेल उस तरह से एफिशिएंट नहीं है, राइट। बट स्टिल फ्रेंच जो मिसाइल्स हैं उन्होंने भी हमारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प की हुई है। तो जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जो फ्रांस का सफरन है, ये क्या बना रहे हैं, एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, किसके लिए, टू को डेवलप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। ये चीजें आप IMRH प्रोग्राम को थोड़ा सा याद रख सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाइल्स बना रहे हैं हम, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रन, ये भी एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे। और ये क्या बना रहे हैं, हैमर मिसाइल बना रहे हैं, हैमर। तो ये भी देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया आपका, क्योंकि हैमर वहां पे ऑप्शन में दे देगा और बता देगा ये हैमर मिसाइल हम किसके साथ बना रहे हैं, ऑप्शन में दे देगा इजराइल। तो आप देखते हो हम इजराइल के संग हिरोन बना रहे हैं ना, ड्रोन्स भी बना रहे हैं, मिसाइल्स भी बना रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिफेंस से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। तो हैमर कहां से बन रही है, फ्रांस के साथ, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इंडिजिनाइजेशन गोल, टारगेट क्या है, 50% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टारगेट भी याद रखना, 50%, 50%। जैसे नॉर्मली हम क्या रखते हैं 30%, 40%, बट यहाँ पे क्या है 50% है, ठीक है ना। किसमें, राफेल में, राफेल में 50% किसका कंटेंट होगा, इंडियन, जो इंडिया में डेवलप होगा, ठीक है ना। सपोर्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ MRO, जो ये मेंटेनेंस रिलेटेड फैसिलिटी है इंडिया में। तो आप देखते हो जब हम कभी कोई चीज बाहर से लेते हैं तो कई बार उसका मेंटेनेंस हमें बाहर ही करवाना पड़ता है। जैसे कि आप देखो हम इवन रशिया से हम कोई चीज लेते हैं, खासकर आपका INS विक्रमादित्य हो गया, तो मेंटेनेंस के लिए उसको रशिया भेजना पड़ता है। और भी इक्विपमेंट है, क्योंकि सर्विस इस तरह से अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर हमने एग्रीमेंट किया है कि इंडिया में आप क्या करोगे, सर्विस डेवलप करोगे। क्योंकि भाई इतने सारे राफेल हम आपसे खरीद रहे हैं, तो इतने सारे राफेल हम थोड़ी भेजेंगे फ्रांस, उसमें हमारा इतना खर्चा आ जाएगा। तो आप इंडिया में ही डेवलप करो सर्विस, ठीक है ना। ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है, देखिए अगर आप, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका, ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया फ्रांस के बीच में, डिफेंस एक्सरसाइज। तो शक्ति किसके बीच में होती है, आर्मी के बीच में, एक्सरसाइज शक्ति आर्मी। वरुण किसकी है, नेवी की, इंडियन एंड फ्रेंच नेवी। और एक ये नई एक्सरसाइज शुरू हुई थी 2023 में, जिसका नाम है फ्रिंजेक्स। अगर इसकी फुल फॉर्म करें, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, फ्रिंजेक्स, राइट। तो आप ये तो समझना आसान है, FR फॉर फ्रांस, IN फॉर इंडिया, JEX मींस ज्वाइंट एक्सरसाइज, ठीक है ना। 2023 में शुरू हुई है, नई है। आगे बात करते हैं पिलर नंबर 2, स्पेस कॉर्पोरेशन। तो अभी तो हमने बात की थी
आपके डिफेंस की। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है आपका वो क्या है, स्पेस कॉर्पोरेशन। इसमें हम बात करें तो हमारे 60 साल हो चुके हैं इसरो के और जो फ्रेंच एजेंसी है उसके कोलैबोरेशन की। सप्लाई चेन में हम क्या करते हैं, फ्रांस इज अ की सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स एंड लॉन्च सर्विसेज। आप देखते हो एरियन स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग पैड है ना। जैसे मान ली कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो फ्रांस से लॉन्च करते हैं, जैसे जनरली हम कहाँ से करते हैं, श्रीहरिकोटा से, है ना, या हमारा केरला में है, राइट। तो हम 2-3 अपने जो लॉन्च पैड्स हैं वहां से यूज करते हैं। बट कभी कभी कुछ सैटेलाइट ऐसी होती हैं ड्यू टू ट्रेजेक्ट्री की हम बात करें या थोड़ा सा हमें जब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है, हम फ्रेंच का जो एरियन स्पेस है वो यूज करते हैं, उनका जो लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक है ना। सपोर्ट में ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी फ्रांस हमारी हेल्प कर रहा है। ज्वाइंट मिशन क्या है ये याद रखना आप प्रीलिम्स के लिए, तृष्णा। ये तृष्णा आपसे पूछा जाता है कि तृष्णा क्या है। अगेन आपको कंफ्यूज कर देंगे, तृष्णा कोई वायरस है, तृष्णा कोई मिसाइल है, तृष्णा क्या है। तो तृष्णा इज अ सैटेलाइट मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज एंड मॉनिटरिंग। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये तृष्णा, ठीक है ना। और ये आपका हेल्प करेगा क्लाइमेट असिस्टेंस में, ओके। फिर थर्ड पिलर की बात करते हैं, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो देखो आपको दो इमेज दिख रही होंगी, एक तरफ सोलर एनर्जी की बात हो रही है और एक तरफ आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है। तो सोलर एनर्जी में तो आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं काफी टाइम से, तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था। दे आर द को फाउंडर्स, राइट। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो को फाउंडर्स हैं वो कौन कौन है, इंडिया एंड फ्रांस इन 2015। तो दोनों एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो लगातार सरकारी कोशिश क्या है कि सोलर एनर्जी को बिल्ड करना, है ना, और जो जो फॉसिल फ्यूल है उस पर अपना रिलायंस क्या करना, कम करना, ठीक है ना। तो इसको दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबली प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में 2008 में हमने क्या किया था, सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी फ्रांस के साथ। अभी नया टास्क फोर्स हमने बनाया 2025 में, जिसका फोकस क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे, है ना, और एएमआरस पे। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम कर रहा है जो इजी हैं, एफिशिएंट हैं और असेंबल करना आसान है। पहले आपके चलते थे लार्ज हाइड्रो पावर वाले ना, हाइड्रो वाटर वाले ना, प्रेशराइज हाइड्रो वाटर रिएक्टर्स। तो इन सब में ना एक टाइम भी लगता है, एरिया भी ज्यादा लगता है और थोड़ा सा रिस्क भी है। तो उसको कम करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए हम किस पे काम कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे। आजकल ये हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल टाइज। तो देखिए टोटल ट्रेड क्या है, ये फिगर्स याद रखना। आप देखते हो यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर रखा है, क्योंकि आंसर राइटिंग में जब आप आंसर लिखोगे तो आप इंट्रोडक्शन में इसको यूज कर सकते हो कि इंडिया एंड फ्रांस हैज अ जॉइंट ट्रेड रिलेशनशिप ऑफ $15.11 बिलियन एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू रीच फर्दर, इस तरह से एक्सपेंशन। तो आप देखते हो कि ये 5th लार्जेस्ट ईयू ट्रेडिंग पार्टनर है, यूरोपियन यूनियन। अच्छा एक क्वेश्चन और है, आप यहाँ पे देखना भी कि नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और जर्मनी बड़े पार्टनर हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट में मुझे बताना अगर आपको पता है या थोड़ा सर्च करके, कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर क्या है। क्योंकि किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में आ सकता है या यूपीएससी में। क्योंकि आप देखिए इस बार हमने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन की है। 26 जनवरी को जो यूरोपियन यूनियन है उसके लीडर्स क्या थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, और हमने ये डील कंक्लूड, और ये डील कई सालों बाद हुई है। तो एक तो आपको मैं एक हिंट भी कर रहा हूं कि इस बार प्रीलिम्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, या एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का यूरोपियन यूनियन में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। देखो फ्रांस तो नहीं है, और अगर आपने मान लो ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या होगा कि आपको क्या लगेगा, यार राफेल ले रहे हैं फ्रांस से इतनी डील हो रही है तो फ्रांस होगा। फ्रांस तो नहीं है, इन चार में से कोई एक है, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और जर्मनी। तो आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि सर कौन सा है ना, और एटलीस्ट आप पढ़ लेना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बताने में शर्माते हैं कि हमारा नाम अगर आएगा यूट्यूब पे लोग जान जाएंगे हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर आप देखते हो कि ट्रेड में ट्रेंड्स क्या है, कि हमारी जो ट्रेड है वो लास्ट डिकेड में क्या हुई, डबल हो गई। तो हमारा ट्रेड क्या लगातार बढ़ रहा है। अच्छा यूपीआई, देखो इंडिया इस समय यूपीआई का क्या है, अमेरिका। जैसे अमेरिका क्या है, वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री है, ऐसे ही यूपीआई में इंडिया पावरफुल है फिलहाल। एटलीस्ट हमारा जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, एक
ये अपने आप में एक रोबो सिस्टम है, दुनिया भी हमारा लोहा मान रही है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी पूछा है, फिर भी आप लोग पढ़ लेना, ये पीवाईक्यू भी आपके एक तरीके से। तो यूपीआई नाउ लाइव इन फ्रांस, और आप फ्रांस घूमने जाते हो तो आप वहां पे यूपीआई कर सकते हो, तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल ईफिल टावर टिकट, अगर आप ईफिल टावर घूमने जा रहे हो और वहां पे ईफिल टावर टिकट खरीदते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे करके आपको टिकट मिल जाएगा, आपको कैश की और या वहां की करेंसी की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ट्रांजेक्शन सेकेंडों में हो जाएगा, है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट। देखिए किसी भी रिलेशनशिप में जब आप आईआर पढ़ते हो तो डायोस्पोरा, डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, है ना। इट इज द पीपल हु समटाइम शेप्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ द रिलेशनशिप, है ना। आप देखते हो इंडियन डायस्पोरा काफी कंट्रीज में काफी इंफ्लुएंशियल पोजीशन पे भी है, तो उससे रिलेशंस पता चलते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। अगर डेटा की बात करूं तो लगभग 1.19 लाख इंडियंस कहां रह रहे हैं, फ्रांस में, तो एक अच्छा खासा नंबर है। लार्जली फ्रॉम अर्स्ट वाइल फ्रेंच कॉलोनी, जैसे मैंने कहा ना कि पहले आपको, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे कि आपके पुडुचेरी, करैकल, यनम, माहे, ये सब क्या थे, फ्रेंच टेरिटरी। जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो फ्रेंच भी एक पावर थी, यूरोपियन पावर, जिसने आके इंडिया में क्या किया था, रूल किया था। तो यहां से कई लोग फ्रांस भी गए थे, खासकर पुडुचेरी से और करैकल से, ठीक है ना। इनिशिएटिव्स क्या क्या है, रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर्स, तो हमारे ऑफिसर वहां जाएंगे, वहां के ऑफिसर यहाँ आएंगे, ठीक है ना, आर्मी से और लैंड फोर्सेस। स्टूडेंट मोबिलिटी एंड टूरिज्म एक्सचेंज, इस पर भी फोकस हो रहा है कि हमारे बच्चे वहां जाके हायर एजुकेशन ले सके, वहां पढ़ सके और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। कंसलेट एक्सपेंशन, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको दिखाया था कि एक नया कंसलेट भी खुलने वाला है ताकि लोगों को वीजा अवेल करने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। देन चैलेंजेस की बात करते हैं। देखिए कोई भी रिलेशनशिप ऐसी नहीं है जो स्मूथ हो, है ना। आप देखो कि हमारी भी कई रिलेशनशिप होती है तो उसमें भी चैलेंजेस तो होते ही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछती है तो उसमें हमेशा चैलेंजेस वाला एंगल रहता है ना, कि ये रिलेशनशिप अपना पोटेंशियल रियलाइज क्यों नहीं कर पा रही है, या व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ग्रोथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्वेश्चन में चैलेंज वाला पार्ट होता ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। देख लेते हैं, पहला क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस। पहला इश्यू जो है ट्रेड इम्बैलेंस, स्टेटस क्या है कि जो बायलेटरल ट्रेड है वो ब्लो पोटेंशियल है। तो जो इंडिया और फ्रांस का पोटेंशियल है, जैसे आप देखो ना $15 बिलियन, तो 15 बिलियन अगर कंपेयर किया जाए चाइना से, कंपेयर किया जाए यूएस से, कंपेयर किया जाए ओवरऑल यूरोपियन यूनियन से, तो बहुत पीछे है, जबकि फ्रांस और चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है ना। तो अभी हमारे पास बहुत कुछ अचीव करने के लिए हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए लिखा भी है यहाँ पे, कंपैरिजन टू इंडिया ट्रेड विद जर्मनी और नीदरलैंड बहुत कम है, तो ये 5th लार्जेस्ट पार्टनर है, जबकि और ऊपर जा सकता है। सेकंड इश्यू क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, अभी हम राफेल ले रहे हैं, अभी हमने बोला है कि भाई हम इंडिया में राफेल बनाएंगे, बट अभी भी बहुत सारे बॉटल नेक्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं कि, और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिलक्टेंस भी है ऑन द पार्ट ऑफ फ्रांस टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू इंडिया। जितना आसानी से रशिया हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर देता है, अभी भी फ्रांस ने उस तरीके की स्मूथनेस नहीं दिखाई है। तो ये भी एक हमारे साथ क्या है, चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो कंसर्न क्या है, फ्रांस जो क्रिटिकल नो हाउ है उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जस्ट क्या कर रहा है, थोड़ा काम चलाने वाला, जस्ट नो हाउ कि हाँ भाई इंडिया को इतना दे देते हैं काम चलाने के लिए, ठीक है ना। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि फ्रांस बहुत चालाक है, राफेल बेचने के लिए इंडिया को लॉलीपॉप दे रहा है कि ठीक है इनको थोड़ा बहुत बता दो एबीसीडी, ये अपना खुश हो जाएंगे। बट हमें क्या चाहिए, डेप्थ नॉलेज चाहिए। कल को हमारी हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या हमारा कल को कोई प्रोजेक्ट फंस गया, हम आप पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, लटक गया, ऐसा नहीं चाहिए हमें ना। तो ये भी इश्यू है। देन नेगोशिएशन पॉइंट, डीपनिंग ट्रांसफर इन बिग डिफेंस आइटम्स रिमेन अ की हर्डल। तो अभी भी देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस के जो आइटम्स हैं उस पर प्रोग्रेस उतनी ज्यादा नहीं हुई है। खाली राफेल आने से हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, अभी और भी ऐसी क्रिटिकल चीजें हैं, जैसे आप देखते हो रशिया का S-400 है ना, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो चीज हमें क्या करना है, ऐसे सिविल न्यूक्लियर डील में भी अब हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, है ना। यहाँ पे लिखा भी देखिए
कि जियोपॉलिटिक्स एंड लीगल, तो न्यूक्लियर हर्डल, तो सिविल जो लाइबिलिटी है, इंडिया का एक लॉ है जो कि है न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसमें बोला जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दे रहा है, जो न्यूक्लियर सप्लाई कर रहा है ना, उसको जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाई आपके प्रोडक्ट में अगर कोई कमी आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा। आप देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो एज ए कस्टमर, तो हमें वारंटी मिलती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो कंपनी है वो उसकी जिम्मेदारी लेती है कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट है, अगर इसकी वजह से कुछ दिक्कत है तो हम इसकी, या हम इंश्योरेंस लेके चलते हैं, सब गाड़ी खरीदते हैं तो कोई कमी आ गई तो इंश्योरेंस कंपनी सही करा के देगी ताकि कस्टमर को ना झेलना पड़े। यहाँ पर भी ये क्लॉज है, बट फ्रांस ने अभी तक इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि अगर मान लीजिए आपके न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई लीकेज होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या बेगुनाह इंडियंस झेलेंगे उसको? क्या क्या इंडिया की जनता उसकी भरपाई करेगी? तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो आपका जैतपुर पावर प्लांट है उसके ऊपर प्रोग्रेस बहुत स्लो है। जबकि आप रशिया का देखिए कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है, उसमें हमने ऑलरेडी प्रोग्रेस कर ली है और जैतपुर तब से वहीं के वहीं लटका हुआ है। तो ये भी क्या है, स्टार्क रियलिटी, ये भी सच्चाई है, हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ना। अभी बहुत सारे लोग खुश हैं कि मैक्रोन आ गए, है ना, 3 दिन रुक के गए, अभी इतना भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ये रियलिटी भी हमें देख के चलें, क्योंकि हम यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें बैलेंस होना है, हमें वो फ्लो में नहीं बहना है कि बस एक साइड आप चले गए। यूपीएससी हमेशा उम्मीद करती है दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपका जो आंसर होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। देन जियोपॉलिटिक्स की बात करें, चाइना फैक्टर, फ्रांस के चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस हैं एज कंपेयर टू इंडिया, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया और जब चाइना की बात आती है तो एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि जब इंडिया चाइना वॉर पे होंगे या कभी इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट होगा तो फ्रांस किसी साइड होगा। अभी तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया एंड फ्रांस आर ऑल वेदर फ्रेंड, जैसे इंडिया पाकिस्तानी केस में चाइना हमेशा पाकिस्तानी साइड आता है ना। तो क्या फ्रांस भी ऐसा ही करेगा जब इंडिया चाइना की बात आएगी? तो ये देखने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। ऐसे मिडिल ईस्ट में देखो, तो मिडिल ईस्ट में जैसे ईरान हो गया, मिडिल ईस्ट में सऊदी हो गया, यूएई हो गया, इनफैक्ट गाजा हो गया, आपका इजराइल हो गया। तो इन जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, इसको लेकर भी इंडिया और जो फ्रांस है, इनकी अप्रोच में कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस है। इनके अंदर उसको लेके एक कॉमन अप्रोच नहीं है कि मान लीजिए इसराइल के बारे में फ्रांस कुछ और सोचा। ऐसे आप देखो, कई बार मैक्रोन ने ओपनली जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनको क्रिटिसाइज किया है कि ये साइको है, मैनिएक है, पागल हो चुका है ना, ये फालतू में लोगों को मार रहा है। इंडिया ऑन द अदर हैंड मेंटेन अ डिफरेंट पोजीशन। इंडिया कहता है कि भाई इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इंडिया ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करता। ऐसे ही सऊदी के केस में है, यूएई के केस में है, इनफैक्ट हम अदर कंट्रीज की बात करें, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो कई बार दोनों जो कंट्रीज हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है। तो ये भी एक इश्यू है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स को लेके। तो एक चीज आप देखो, जो नोट्स है हमारे, उसमें आपके लिए बिल्कुल सिंपल वे में हैंड रिटन स्टाइल में हमने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। हेडिंग्स का हमने ध्यान रखा हुआ है, सब हेडिंग्स का आपको एग्जाम में बस इनको रिवाइज करके लिखे आना, इतना आप कर देते हो। और देखिए सिंपल वर्ड ही लिखे हमने, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने का। तो जितने भी नोट्स हैं, जो भी डिस्कशन है, ये आपका पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जो लोग भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो इस बात को एग्री करेंगे, समझेंगे कि आपको उतना ही दिया जा रहा है जितने आपके एग्जाम के रिक्वायर्ड है, और आपका एग्जाम चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्वालिफाई हो सके, ठीक है ना। तो वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले, कि ये जो हमारा विजन है हॉराइजन 2047, इसको हासिल करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। हमने अभी पोटेंशियल देखा है कि अभी हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, चैलेंजेस हमने देखे, पिलर्स क्या है इंपॉर्टेंट वो देखे। तो फ्रॉम बायर टू पार्टनर, तो हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है ना, कि जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। जैसे हमने देखा भी कि छोटी मोटी टेक्नोलॉजी से देखिए हमें कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। अगर हमें एज लेना है तो हमारा चाइना से भी हॉस्टिलिटी रहता है, पाकिस्तान देखिए ऑपरेशन सिंदूर में वो बात अलग है कि हमने अच्छा किया, बट स्टिल आप अपने जो एनिमीज हैं उनको लाइटली नहीं ले सकते। एट द सेम टाइम इंडिया भी क्या कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो उसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी
चाहिए ही चाहिए, और फ्रांस को उसके लिए क्या करना चाहिए, तो पुश करना चाहिए कि भाई हमें दो। अगर अपना पार्टनर मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, तो दोस्त की मदद करो फिर, ठीक है ना। एक्सपोर्ट हब बनना है, जो मैं कह ही रहा था आपसे कि प्रोड्यूसिंग इन इंडिया टू एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्रीज, तो हमें ग्लोबल गुड की बात करनी है। कई अफ्रीकन कंट्रीज, कई एशियन कंट्रीज ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, तो आप देखो जैसे हम एफोर्डेबल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, फार्मास्यूटिकल में जैसे हम दवाइयां बहुत सस्ते दर पे देते हैं ना, आईटी सर्विसेज हम बहुत सस्ते दर पे देते हैं, ऐसे हम डिफेंस के इक्विपमेंट बहुत सस्ते दर पे दे सकते हैं। मींस एट द क्वालिटी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रीजनेबल एफोर्डेबल प्राइस हम कर सकते हैं, है ना। देन सिक्योरिटी की बात करें तो डीपर मैरीटाइम एंड स्पेस सिक्योरिटी कॉपरेशन, तो आप देखते हो कि हमेशा इंडियन ओशन हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, हमेशा एक टर्बुलेंट एरिया होता है, तो इसमें इंडिया और फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के अपने बेस हैं, फ्रांस की अपनी प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में, है ना, तो इंडिया और फ्रांस इस रीजन में, है ना, सिक्योरिटी फॉर ऑल के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है ना, इंश्योर कर सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड आसानी से पास हो, कोई भी एक कंट्री डोमिनेट ना करे, जो हमारा मैरीटाइम रिसोर्सेज है वो सब एक्सेस कर पाए, ऐसी स्पेस, तो स्पेस में भी आप देखते हो कई बार लगता है कि हो सकता है नया नेक्स्ट वॉर हो, वो आपका स्पेस वॉर हो, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, तो उसको भी सिक्योर करना कि भाई स्पेस बिलोंग्स टू ऑल, है ना, उसको। देन कन्वर्जेंस, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक जॉइंट मिलिट्री प्रेजेंस, तो यहाँ पे हम कन्वर्ज कर सकते हैं, है ना, जॉइंटली हम ऐसा कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हम साथ साथ एक्सरसाइज करें, है ना, इंश्योर करें कि जो भी रीजन है उसमें हमारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस रहे, हम अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें। सो दिस इज अबाउट योर इंडो फ्रांस, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स एक तरफ से रिवाइज भी हो गए होंगे, आपको की टेक अवेज मिल गए होंगे, जो आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको हिंट भी किए कि ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो अपने फर्दर प्रिपरेशन के लिए। जैसे मैंने आपको कुछ हिंट कहा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना, कि कौन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का ईयू में, कुछ और भी पॉइंट्स आप समझ सकते हो, राइट। बट दिस इज एनफ टू कवर द इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। अगर एक हम फर्दर डिटेल में जाएं, कुछ और मैं आपको और हिंट करूं, तो थोड़ा डिफेंस को हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट, तो किसी और वीडियो में हम खाली डिफेंस पे भी फोकस करेंगे, राइट। बट अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो हम एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, एंड इफ आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने सीरियस फ्रेंड्स के साथ जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन, कीप रीडिंग।